नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। अक्सर हम देखते हैं कि कोई एक नेता किसी भी पब्लिक मीटिंग में जनता के मूड को देखते हुए और अपनी वाहवाही के चक्कर में बहुत बार ऐसे बयान दे देते हैं जो उसके बाद कई दिनों तक चर्चा का विषय बने रहते हैं। और ऐसा एक दो या चार पांच नेता नहीं, बहुत नेता ऐसे हैं जो जनता के बीच में चर्चित रहने के लिए भी बहुत बार मनगढ़ंत बातें भी कह देते हैं। और उससे होता यह है कि जनता में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि वास्तविकता राजनीति में क्या है और किस ढंग से एक नेता के एक बयान दे देने के बाद वो उन्होंने किस संदर्भ में दिया, किन हालात और परिस्थितियों में दिया, किस वे में वो बात उन्होंने रखी, उसको कोई नहीं ध्यान देता, बल्कि उनकी बात को पकड़ करके और फिर तरह तरह की बातें की जाती हैं। अभी ताजा तरीन एक मुद्दा जो पूरे हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है और वो मुद्दा है रोहतक में नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर के। 7 साल से ज्यादा समय जिस चुनाव को हो गया हो और जिस चुनाव के होने के बाद विधानसभा के चुनाव हो गए, लोकसभा के हो गए, मेयर का फिर चुनाव आ गया। एक पूर्व मंत्री जिनका भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से नाता रहा है, मनीष ग्रोवर ने एक बयान दिया। अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में उन्होंने नगर निगम रोहतक के मेयर चुनाव को लेकर के अपनी बात रखी और उस बयान के बाद कांग्रेस के रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। रोहतक ही नहीं, हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से इस बयान पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन चूंकि मैं इस चुनाव में खुद इस रोहतक नगर निगम के इलेक्शन में वार्ड वार्ड, मोहल्लों, गांव गांव में घूम करके मैंने देखा, वो वास्तविकता मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। सच्चाई क्या है उससे आपको रूबरू करवाऊंगा और वो भी इस इलाके के पिछले कई चुनाव का विश्लेषण आपके बीच में रखूंगा। तब आपको समझ आ जाएगा कि वास्तविकता यह है कि जिन संचित नांदल का जिक्र मनीष ग्रोवर ने किया, उनके पिता सतीश नांदल वर्षों से इस इलाके में राजनीति कर रहे हैं और वर्षों तक इंडियन नेशनल लोकदल के ना केवल जिला के प्रधान रहे, बल्कि चौटाला परिवार के बड़े विश्वस्त लोगों में उनकी गिनती रही। और मैंने उनका एक नहीं कई चुनाव देखे हैं। वो पूरा दम खम लगा करके चुनाव लड़ते हैं। आर्थिक तौर पर भी बड़े सक्षम हैं। सामाजिक तौर पर उनकी एक जबरदस्त प्रतिष्ठा है और एक मजबूत व्यक्तित्व के वो धनी हैं। उनकी 36 बिरादरी के लोगों में पैठ है। मैं आपको शुरू से माजरा समझाता हूं। हुआ यह कि 2018 के आखिर में
5 नगर निगमों के हरियाणा प्रदेश में चुनाव हुए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार थी और इन नगर निगमों के चुनाव से एन पहले इंडियन नेशनल लोकदल में भी बगावत के हालात थे। पार्टी बड़ी कमजोर हालात में लगातार दिख रही थी। इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत चेहरे चाहिए थे 5 नगर निगमों में चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशी उतारे ही नहीं, हाथ के चुनाव चिन्ह पर कोई लड़ा ही नहीं, तो फिर वो कांग्रेसी कैसे हो गई? हां, ये जरूर है कि कांग्रेसियों ने जो निर्दलीय खड़े थे अलग अलग नगर निगमों में, उनकी मदद की। कहीं अंदर खाने छोटी छोटी मीटिंगें करके की, तो कहीं ओपनली नेताओं ने की। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल चूंकि जो शहरों में हमेशा कमजोर हालात में रही है, उसको अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए मजबूत चेहरों की दरकार थी। रोहतक में भी अन्य नगर निगमों की तरह बहुत से नेताओं से संपर्क किया गया। जब सब नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए, आखिरकार पार्टी की इज्जत बचाने के लिए उस समय के इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान सतीश नांदल ने खुद अपने बेटे संचित नांदल को मैदान में उतारा। ना केवल मैदान में उतारा, बल्कि पूरे दमखम के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। और जैसा इतिहास रहा है सतीश नांदल का, चाहे वो 2009 का चुनाव हो, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने गढ़ी, सापड़ा, किलोई, जो प्रीसिमन के बाद नया हलका बना, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे। 2014 में भी सतीश नांदल ने बड़ी मजबूती से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा और लगभग 34,000 वोट उनको मिले। 2019 में भी उन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट पर, दूसरे नंबर पर रहे, लगभग 40,000 वोट उनको मिले। और इस पूरे इलाके में, इस गढ़ी, सांपड़ा, किलोई में बीजेपी की टिकट पर सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिले। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2018 में उन्होंने अपने बेटे संचित नांदल को जब चुनाव में मैदान में उतारा, तो 36 बिरादरी के लोगों ने उनको वोटिंग की। मनीष ग्रोवर ने जो बयान दिया कि उनको 35,000 वोट मिले और जिसकी वजह से सीताराम सचदेवा चुनाव हारे और मनमोहन गोयल चुनाव जीते। देखो, एक बड़ी कड़वी सच्चाई है, कोई भी शख्स जो चुनाव लड़ता है और मजबूत आदमी जब चुनाव लड़ता है, किसी पार्टी की टिकट पर जब कोई चुनाव लड़ता है, तो वो आर पार की चुनावी जंग लड़ता है। सतीश नांदल को 36 बिरादरी के वोट मिले, ना केवल ग्रामीण एरिया में उनको वोट मिले, बल्कि शहरी इलाकों में भी वोट मिले। एक जनता कॉलोनी है रोहतक में, जिसमें अग्रवाल समाज के वोट बहुतायत में है, लगभग 1000 वोट तो उनको उस इलाके में मिले। एक उदाहरण और देता हूं मैं, क्योंकि मैंने वो इलेक्शन खूब देखा है नजदीकी से, रोहतक में घूम घूम करके देखा है। कन्हेली गांव जो नगर निगम में आता है, इस कन्हेली गांव में लगातार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कांग्रेस जीती, लेकिन मेयर के चुनाव में यहां संचित नांदल चुनाव जीते। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिस इलाके में लगातार कांग्रेस जीत रही हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, और उस इलाके में सतीश नांदल का बेटा जब चुनाव लड़ता है तो वो जीते, तो क्या इसका मतलब कांग्रेसियों ने भी संचित नांदल को वोट दी? बहुत सोचने वाली बात है
जिस इलाके में हुड्डा साहब का गढ़ हो उसमें अगर संचित नांदल जीते तो क्या कांग्रेस वालों ने उनकी मदद की? और यहां तो बड़ी गजब बात यह है कि कांग्रेस तो खुद चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी नहीं था। उन्होंने तो एक निर्दलीय सीताराम सचदेवा जो चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, उनकी कांग्रेस वाले मदद कर रहे थे। हमने इस रोहतक जिले में, रोहतक शहर में, रोहतक नगर निगम में, रोहतक विधानसभा के बहुत से चुनाव देखे हैं। 2018 का नगर निगम का यह ऐसा चुनाव था जिसमें संचित नांदल के हर बूथ पर टेंट लगे हुए थे। शहरी इलाके में पंजाबी और अग्रवाल समाज के जो डोमिनेटेड इलाके हों उनमें हर बूथ पर उनके एजेंट, और मैं यहां तक भी बताऊं पंजाबी समाज का जो बाहुल्य इलाका है, कैंप का एरिया, उसमें भी संचित नांदल को वोट मिले। बीजेपी और कांग्रेस का जहां गढ़ हो उन इलाकों में भी संचित नांदल को वोट मिले हैं। 35,000 वोट अकेले जाट समाज के उनको नहीं मिले, या 35,000 वोट अकेले गांव के उनको नहीं मिले। शहरी इलाकों में भी उनको वोट मिले, पंजाबी समाज के भी वोट मिले, अग्रवाल समाज के भी मिले, समाज के जो दूसरे अन्य वर्ग हैं उनके लोगों ने भी उनको वोट दिया। 36 बिरादरी के लोगों ने संचित नांदल को वोट देने का काम किया। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस मिली भगत की चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही हैं वो बिल्कुल क्लियर कट ये बात है कि सतीश नांदल ने अपने बेटे संचित नांदल को चुनाव जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया, और कोई शख्स किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि इतना मजबूती से जब चुनाव लड़े तो वो खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। हर बूथ, शहर का बूथ हो या गांव का, उसमें जबरदस्त मेहनत सतीश नांदल, संचित नांदल और उनके साथियों ने की। जिस तरह से मनीष ग्रोवर बात रख रहे हैं और उसके बाद तरह तरह के बयान आए, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट पूरे हरियाणा में जो 5 नगर निगम, 4 नगर निगमों में इंडियन नेशनल लोकदल के मेयर प्रत्याशियों को जितने वोट मिले उससे तो बहुत ज्यादा सतीश नांदल के बेटे संचित नांदल को इस रोहतक में मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वोट सतीश नांदल की लोकप्रियता, सतीश नांदल की मेहनत के बलबूते पर मिले हैं। ये वोट सतीश नांदल के चेहरे पर मिले हैं। और अगर जाट समाज ही इंडियन नेशनल लोकदल को वोट करता हो तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि यहां इस रोहतक शहर की सीट से जाट समाज के प्रत्याशियों ने पहले भी चुनाव लड़े हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर लड़े हैं। 2018 के आखिर में मेयर का चुनाव लड़के 35,000 वोट लेने वाले संचित नांदल के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां इंडियन नेशनल लोकदल ने लगातार 3 बार विधायक रहे बलवंत मायना के पोते पुनीत मायना को टिकट दिया और उनको 500 से भी कम वोट मिले। आप अंदाजा लगाओ इस चीज से, तो फिर वो वोट कहां गए। इसी तरह से 2009 का चुनाव की अगर बात करें, धर्मपाल मकड़ोली एक बड़ा चेहरा इस इलाके का, उनको 3900 से भी कम वोट मिले। आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2014 में राजकुमार शर्मा को इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया और उनको भी 4000 से कम वोट मिले। बिल्कुल क्लियर कट, किस इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल का खुद का कोई वर्चस्व नहीं। अगर खुद का ही वर्चस्व होता तो क्या 3 बार के लगातार विधायक के पोते को 500 से कम वोट मिलते इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर। यहां जो 35,000 वोट आए हैं वो किसी को हराने या किसी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि सतीश नांदल की मेहनत
सतीश नांदल के चेहरे पर आए हैं। जो वो वर्षों से इस इलाके के लिए लगे हुए हैं, उसकी वजह से वो वोट आए हैं। बहुत बार नेता, जैसा मैंने पहले कहा कि मनगढ़ंत बातें कई बार कर देते हैं, कई बार समर्थकों में या उपस्थित लोगों में हवा बनाने के लिए भी इस तरह की बातें कर देते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी शख्स जो लगातार चुनाव लड़ रहा हो, अपने आप में जिसकी एक रेपुटेशन हो, जिसका अपने आप पे एक राजनीतिक रुतबा हो, वो खुद के बेटे को किसी दूसरे के को हराने के लिए कभी मैदान में नहीं उतारता। और राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव लड़ती हैं, अपने प्रत्याशी उतारती हैं, दमखम के साथ लड़ती हैं। मैं एक ऐसा आपको रोचक बात बताऊं, 2024 के विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए। हर जगह कांग्रेसी नेता इंडियन नेशनल लोकदल को, जेजेपी को और आम आदमी को वोट काटू पार्टी बोल रहे थे। तो इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक कैसे बन गए? निर्दलियों को भी वोट काटू बोल रहे थे, 3 निर्दलीय कैसे विधानसभा में पहुंच गए? और जिन 5 हलकों में ये इंडियन नेशनल लोकदल और इंडिपेंडेंट जीते, क्या कांग्रेस ने वहां अपने प्रत्याशी नहीं खड़े की? बिल्कुल की। जब कांग्रेस हर जगह चुनाव लड़ती है तो दूसरे दल क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या केवल कांग्रेसियों को ही चुनाव लड़ने का हक है? दूसरे क्या सब वोट काटू हैं? सतीश नांदल जो 2009 से तो लगातार चुनावी राजनीति कर रहे हैं, वो दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी रोचक बात, कांग्रेस तो यहां से लड़ ही नहीं रही थी। कांग्रेस के हाथ के चुनाव चिन्ह पर यहां से प्रत्याशी ही नहीं खड़ा था। तो फिर कांग्रेस को हराने के लिए सतीश नांदल अपने बेटे को क्यों खड़ा करेंगे? एक और बड़ी गजब बात, रोहतक का उदाहरण सब रख रहे हैं, बाकी 4 जगह भी तो कांग्रेस की हालात क्या रही? अब नगर निगम के चुनाव हुए थे पिछले साल, इनमें कांग्रेस की क्या हालात रही? क्या हर जगह सतीश नांदल ने कांग्रेस को हरवा दिया? यह भी एक बहुत सोचने वाला विषय है। असली बात यह है कि हर राजनीतिक दल का राइट है चुनाव लड़ना। हर नेता जिसको उसकी पार्टी टिकट देती है वो भी दमखम से चुनाव लड़ेगा। उस भागादौड़ में कोई हारे कोई जीते, वो एक अलग चीज है। कुल मिलाकर के मैंने जो देखा है वो ये है कि 2018 का चुनाव हो या उससे पहले के चुनाव हो, सतीश नांदल ने जब जब खुद चुनाव लड़ा हो या उनके बेटे ने लड़ा हो या जब भी उनकी पार्टी ने जहां भी ड्यूटी लगाई हो, चाहे वो जब इनेलो में थे तो इनेलो में, आज वो बीजेपी में है तो बीजेपी में, वो मजबूती के साथ तन मन धन से डट करके चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और उसी का परिणाम है कि जहां अन्य प्रत्याशियों को विधानसभा के चुनाव में 500 से लेकर के 3000 4000 वोट मिलते हों, उसी पार्टी की टिकट पर जब चेहरा बदल जाए तो वो 35,000 वोट 33,000 वोट पड़ते हैं। अपने आप में यह दर्शा रहा है कि इस इलाके में सतीश नांदल का एक अपना प्रभाव, और यही एक कारण है कि जब वो इनेलो में थे तो इनेलो ने इनको वर्षों तक प्रदेश का अध्यक्ष रखा। आज वो बीजेपी में है तो बीजेपी ने उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना रखा है। सोनीपत जैसे बहुत महत्वपूर्ण जिले का प्रभारी उनको बना रखा है। अलग अलग विधानसभा लोकसभा के चुनाव में उनकी ड्यूटियां पार्टी लगाती रहती है। यहां तक कि राजस्थान तक के चुनाव उनको संभलवाए जा रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज भी इस इलाके में चाहे मनमोहन गोयल बेशक मेयर रह गए हों, लेकिन सच्चाई यह है कि मनमोहन गोयल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सतीश नांदल का चुनाव सतीश नांदल
के बेटे का चुनाव सतीश नांदल अपने कंधों से लड़ रहे थे। यह बहुत बड़ी बात है। और सीताराम सचदेवा का चुनाव, भले ही वो निर्दलीय थे, हुड्डा साहब और उनके परिवार ने छोटी छोटी मीटिंगें जरूर की उनको जिताने के लिए, उसके बावजूद नहीं जिता पाए। और ज्यादा दूर छोड़िए, 2024 के विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जब कांग्रेस की आंधी की चर्चाएं थी, तब भी बीबी बत्रा कितने वोटों से जीते रोहतक से चुनाव, अपने आप सब कहानी स्पष्ट हो जाएगी। अर्जुन चौटाला ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। और अर्जुन चौटाला की बातों से एक बात स्पष्ट है, सतीश नांदल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है कि मनीष ग्रोवर उनको कह दें और वो इतना बड़ा फैसला ले लें। उनका भी एक अपना नाम है। उन्होंने स्पष्ट कहा, अर्जुन चौटाला ने, कि ये बात मनोहर लाल खट्टर साहब से कहलवा करके, जो पार्टी के आपके बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरे मीन्स मनोहर लाल खट्टर साहब हों, नायब सैनी हों, उनसे कहलवा करके दिखाइए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या सतीश नांदल ने वो जो चुनाव लड़ा वो अपने दमखम पर लड़ा था या मिली भगत करके लड़ा था? अपनी बेबाक राय जरूर लिखें। मनीष ग्रोवर जो कह रहे हैं वो मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं या उनकी बातों में कोई सच्चाई है, उस पर भी अपनी राय जरूर रखें। और दीपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया पर आपका क्या मानना है, उस पर भी अपने कमेंट जरूर लिखें। और एक बात और जरूर लिखें कि राजनीतिक दल जब खुद अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए दमखम लगाते हैं, तो दूसरे प्रत्याशी, दूसरे राजनीतिक दलों को भी क्या चुनाव लड़ने का हक नहीं है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और इस वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट मिली भगत है या नहीं उसकी हकीकत आपके बीच में रख दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।